हेलो क्रैकर्स, वेलकम बैक। देखो, अब तक जो है ना हमने अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे किडनी काम करती है। ठीक है? तो हम किडनी के ऊपर एक पार्ट बना चुके हैं। अब जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि किडनी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको 2-3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे टॉपिक को। ठीक है? तो आज किडनी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं। तो अभी तक जैसे है ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बताया था कि क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है? तो बेसिकली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, कैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इन सबको यूज़ करके कैसे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, फिर वो एनर्जी कैसे हमारे बॉडी के अंदर यूज़ होती है, कैसे हम काम कर पाते हैं, तो वो सब किसके अंडर आता है? मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है। ठीक है? तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है ना, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वे 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होगी हमारी एनाबॉलिक, एक होगी हमारी कैटाबॉलिक। ठीक है? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक इन दोनों को डिटेल में बताया हुआ है। फिर जैसे एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसको याद रखने का तरीका ऐसे रखो, जैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएशन होगा किसी भी चीज़ का। जैसे क्रिएशन होगा यूज़फुल थिंग्स का। अब हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल थिंग क्या है? जैसे कि एंजाइम हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, तो ये सब हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल थिंग्स है। तो अगर कोई भी रिएक्शंस इन चीज़ों की क्रिएशन कर रही है, तो वो कौन-सी रिएक्शन होगी हमारी? एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फोटोसिंथेसिस। फिर आती है हमारी कैटाबॉलिक, इसका बिल्कुल अपोज़िट है। इसके अंदर क्रिएशन होती है, इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है किसी भी चीज़ का विद द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक, के अंदर जो प्रोडक्ट बना था ना, उसको यूज़ करके किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन करना, वो हो गई हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि रेस्पिरेशन, है ना? रेस्पिरेशन के अंदर हमारी एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन किसका एग्ज़ाम्पल हो गया? कैटाबॉलिक का एग्ज़ाम्पल हो गया। कैसे हो गया वो सब मैं डिटेल में करा चुका हूँ, तो अगर किसी को हल्के-फुल्के भी डाउट है, तो वो लेक्चर एक बार रिकैप कर लेना। और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ब्लर भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल एवरेज सा दिख रहा है, मतलब सही दिख रहा है, ब्लर नहीं दिख रहा है एक भी वर्ड। तो अगर कहीं पर भी ब्लर हो जाए ना स्क्रीन, तो बता दिया करो कि सर ये वाले पॉइंट में ब्लर थी, तो मैं वो दोबारा करवा दूँगा। ठीक है? फिर यहाँ तक होने के बाद हमने क्या देखा था? कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट देखे थे। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होते हैं? कैसे बनते हैं? क्यों इनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है? ये सब देखो, इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालना। 2 टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में। एक तो बनता है ऑर्गेनिक और एक बनता है इनऑर्गेनिक। ठीक है? अब इनऑर्गेनिक वेस्ट का जो पार्ट होता है ना, वही होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, वो काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जो अगर बॉडी में रहता है, बाहर नहीं निकलता है बॉडी से, तो हम मतलब मर ही जाएँगे, कोई बचेगा ही नहीं, अगर वो अपना इनऑर्गेनिक वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है? अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो एक इनऑर्गेनिक वेस्ट है। अब इसके अपोज़िट एक वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, और ऑर्गेनिक वेस्ट भी हमेरी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऑर्गेनिक वेस्ट के एग्ज़ाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, CO2। इसको कौन एक्सक्रीट करता है? हमारा लंग्स एक्सक्रीट करता है। फिर जैसे सॉलिड वेस्ट, हमारा स्टूल, जैसे सुबह-सुबह जाते हैं ना, बोलते हैं कि भई 2 नंबर जाना है, 1 नंबर जाना है, तो सॉलिड वेस्ट जो हो गया, वो हो गया हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। फिर आता है हमारे स्वेट, स्वेट भी तो वेस्ट ही है। ये हमारी बॉडी के जो हार्मफुल जो साल्ट होते हैं, जो एक्सेस साल्ट होते हैं, वो वाटर में मिलके साल्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वे भी क्या हो गए? हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए। फिर हो गया हमारा वैक्स। वैक्स वैक्स बोले तो जैसे ये होता है ना, ऑयली-ऑयली स्किन हो जाती है काफ़ी टाइम, किसी कई कई-कई वेदर में ऑयली-ऑयली स्किन हो जाती है। तो वो ऑयली स्किन होती है हमारे वैक्स की वजह से। अब वैक्स कहाँ से आता है? सीबम ग्लैंड से, सीबम ग्लैंड। जैसे स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज़ होता है, इन द सेम वे वैक्स रिलीज़ करता है हमारा सीबम ग्लैंड। कहाँ मिलता है ये? हमारे बेसिकली नोज़ होती है, नोज़ के पास, हमारे फोरहेड के पास वाले एरिया में सीबम ग्लैंड सबसे ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ऑयली स्किन का रीज़न क्या है? सीबम ग्लैंड है। तो ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको भी रिलीज़ करना ज़रूरी है। पर फिर कुछ वेस्ट होते हैं जिनके फ़ायदे भी हैं, जैसे वैक्स है, वैक्स का फ़ायदा भी है, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है? तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हैं। तो हार्मफुल हमें रखना नहीं है, यूज़फुल हमें रखना है। तो इसी हार्मफुल को निकालने के प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है? तो ये थे हमारे ऑर्गेनिक, फिर था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वेस्ट, हमारे इनऑर्गेनिक वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बोल देते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेस्ट हमारी बॉडी में बना क्यों? अब देखो, जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन सबको पता है,
किसी भी ऑर्गेनिज़्म को ग्रो करना है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी है ना हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन ही उसको बनाता है। ठीक है? तो प्रोटीन ही ग्रो करने में हेल्प करता है। अब प्रोटीन डायरेक्ट तो यूज़ होगा नहीं, ठीक है? प्रोटीन को यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमीनो एसिड में। अब जब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो इसको सेल्स जो हैं हमारी बॉडी की सेल्स, वे ईज़िली यूज़ कर पाएँगी। क्यों यूज़ कर पाएँगी? क्योंकि यही यूज़ेबल है, ये यूज़ेबल नहीं है प्रोटीन। अमीनो एसिड की फ़ॉर्म में ही यूज़ेबल है। फिर जब सेल्स हमारे अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं, तब एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि साइड प्रोडक्ट निकलता है जो हमारे लिए वेस्ट होता है। उसी को बोलते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट, और वो क्या होता है हमारा अमोनिया। ठीक है? अब कुछ ऑर्गेनिज़्म अमोनिया को डायरेक्ट वेस्ट के रूप में बाहर फेंक देते हैं। ठीक है? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट करने में कैपेबल हैं, वो होते हैं हमारे एमिनोटैलिक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वाटिक एनिमल्स। देखो मैंने बताया था ना कि जो अमोनिया है, अमोनिया अमोनिया को काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना? अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तब वो एक्सक्रीट करने में है कैपेबल। अब एक्वाटिक एनिमल्स के पास तो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए वे डायरेक्ट अमोनिया को बाहर फेंक सकते हैं। ह्यूमन्स के पास ये ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन्स के अंदर अमोनिया के रूप में अगर एक्सक्रीट करने लग गए वेस्ट प्रोडक्ट को, तो फिर तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सारा पानी वो अमोनिया ही पी जाएगा हमारी बॉडी का। इतना पानी हम पीते भी नहीं है। इससे ज़्यादा अमोनिया में लग जाएगा। इसलिए ह्यूमन्स के अंदर अमोनिया डायरेक्ट रिलीज़ नहीं होता। क्या होता है? यूरिन रिलीज़ होता है। इसलिए ह्यूमन्स क्या हो गए? यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमोनिया कन्वर्ट किया जाता है यूरिन के अंदर। किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। तो हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? किडनी हो गया। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया को यूरिन के रूप में बाहर फेंक देता है। ठीक है? देखो समझो होता क्या है? जैसे ये अमोनिया है, ठीक है? अमोनिया ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और ब्लड मिक्स करके इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लीवर के पास। जो लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। फिर वो यूरिया दोबारा मिक्स होता है ब्लड में, वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है किडनी में। यानी कि ये अमोनिया देखो लीवर के पास गया, फिर किडनी के पास गया। अब वो किडनी उसको यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देगी। ठीक है? ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स जो अमोनिया को यूरिन की फ़ॉर्म में बाहर फेंकते हैं, यूरिया की फ़ॉर्म में बाहर फेंकते हैं, उन सब को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स तो ये हमारा ह्यूमन ही हो गया। ह्यूमन बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का। फिर आता है यूरिकोटैलिक। ये वे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अमोनिया है ना, उसको यूरिन की फ़ॉर्म में भी नहीं फेंकते, अमोनिया की फ़ॉर्म में भी नहीं फेंकते, उसको यूरिक एसिड की फ़ॉर्म में फेंकते हैं। यूरिक एसिड की फ़ॉर्म में फेंकते हैं। तो वे सब ऑर्गेनिज़म्स यूरिकोटैलिक कहलाए कहलाए जाते हैं, जो अमोनिया को यूरिक एसिड की फ़ॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है? तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो यूरिक एसिड है, वो टोटली इनसॉल्यूबल इन वाटर में, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स, तुमने देखा होगा उड़ते हुए कबूतर, काफ़ी लोग, जैसे तुमने देखा है बाला, बाला मूवी, वो है ना, बाला बाला शैतान का शाला ऐसे करके कुछ सॉन्ग भी है, तो उससे याद कर लो कि बाला था, उसके माथे पे बार-बार में कबूतर बीट कर जाता था। अब वो बीट देखो, वो इतना सा ही करता था कबूतर, ज़्यादा नहीं करता, वो हल्की ही बीट करते हैं पक्षी वगैरह। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है नहीं, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाई नहीं जा सकती वाटर में मिला कर के, ठीक है? तो वो डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो वो सब क्या हो गए हमारे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज़म्स हो गए। तो वो कबूतर क्या था? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज़्म था वो। तभी वो बार-बार बाला के सिर पे बीट कर रहा था। ठीक है? फिर हमने देखा किडनी का टॉपिक स्टार्ट किया था इसके बाद। ठीक है? जब जो किडनी है, किडनी किडनी बीन शेप की होती है। किस शेप की होती है? बीन शेप की। मैंने इसका वो दिखाया था ना डायग्राम आपको, रुको फिर से दिखाता हूँ। देखो ये है हमारी किडनी, किस शेप की है? बीन शेप की है। 2 किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है? ये होगी हमारी किडनी। ये वाला जो पार्ट होता है ना किडनी में, इसको बोलते हैं हमारा पेल्विस। पेल्विस ही वो पार्ट है किडनी का जहाँ पर जो यूरिन है ना वो टेम्परेरीली स्टोर रहती है। ठीक है? टेम्परेरी स्टोर यहाँ होगी, इसके बाद जो है वो यूरिन यूरेटर के थ्रू आगे जाएगी और फिर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है ना यहाँ स्टोर होगी। कब तक स्टोर होगी? जब तक हम उसको एक्सक्रीट ना कर दें तब तक यहाँ स्टोर होगी, पर फिर भी उससे पहले भी टेम्परेरीली स्टोर यहाँ होती है। टेम्परेरीली स्टोर का क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, अगर पहले ही पानी की कमी है, तो उस केस के अंदर हमारी बॉडी ट्राई करेगी कि वो और ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो बॉडी, इसलिए वो यूरिन कम बनाएगी। कम यूरिन बनाएगी मतलब वो जो यूरिन में जो पानी था, वो उसको दोबारा एब्ज़ॉर्ब करेगी और
जो हमारे फंक्शंस हैं उनमें यूज़ कर लेगी। तो उस कंडीशन में जो वो यूरिन यूज़ हो रही है, वो टेम्परेरीली स्टोर्ड यूरिन यूज़ हो रही है, जो कि यहाँ पर है पेल्विस के अंदर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी होता है टेम्परेरीली स्टोर करना यूरिन को, ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है? और कहाँ स्टोर होती है? पेल्विस के अंदर स्टोर होती है। फिर पेल्विस कनेक्टेड है हमारी यूरेटर से। किससे कनेक्टेड है? यूरेटर से। ये ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक हमारी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसे ब्लैडर है जो लगभग आधा लीटर तक की यूरिन को मतलब वो कर सकता है स्टोर, ठीक है? फिर वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फिर यूरेथ्रा के चारों तरफ एक रिंग होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर रिंग। स्फिंक्टर रिंग ही वो रिंग है जिसकी हेल्प से तुम लोग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म यूरिन को होल्ड कर सकता है, कैपेबल है यूरिन को होल्ड करने में। जैसे समझो, इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो बोल रहा है मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ठीक है? मैम क्या बोलती है कि बेटा 10 मिनट बाद जाना, अभी दूसरा बच्चा गया है। तो 10 मिनट तक वो होल्ड करेगा ना उसको, तो वो होल्ड करवाने का काम कौन कर रहा है? यूरेथ्रा के ऊपर की जो रिंग है ना, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर रिंग, वो करवा रहा है। ठीक है? अब इसके ऊपर मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में ही बताया था, तो आप उसको कन्फर्म करके रिकैप कर लेना उसको, ठीक है? ये किसका काम था? स्फिंक्टर रिंग का काम था। ठीक है? अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? और जो टीजीटी में आ चुका है, टीजीटी के अंदर पहले पूछा जा चुका है, क्या इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है, यूरिन कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है? तो पहले यूरिन हमारी किडनी में बनी, किडनी के बाद फिर यूरेटर, यूरेटर के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इसमें? कन्फ्यूज़न होती है यूरेटर में और यूरेथ्रा में। कई बार बच्चे हैं ना इसी को यूरेथ्रा मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि नाम सेम से हैं। पर याद रखो पहले वाला यूरेटर है, दूसरे वाला यूरेथ्रा है। ठीक है? तो ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्ज़ाम तो बने ही इस हिसाब से का कि आपको कन्फ्यूज़न हो। क्यों? उनको तो बच्चे सिलेक्ट करने हैं, जो कन्फ्यूज़ नहीं हुआ वो लग गया जॉब पे। है ना? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये कन्फ्यूज़ होने वाली इतनी ज़्यादा डीप बात अभी बताई भी नहीं थी मैंने, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर हमने देखा कि जो ये बीन शेप की होती है, फिर हमने वो पैटर्न भी देखा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन बनता है। फिर जैसे तुम्हें पता है सेल क्या होता है सेल? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म का फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है, ठीक है? इन द सेम वे किडनी की फंडामेंटल यूनिट या फिर किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन-सी है? वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है? क्या होती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है? ये क्यों होती है? क्योंकि ये नेफ्रॉन की वजह से ही किडनी बनती है। जैसे सेल की वजह से कोई ऑर्गेनिज़्म बनता है ना, इन द सेम वे नेफ्रॉन की वजह से ही किडनी बनती है। नेफ्रॉन ही उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कहलाती है। अब ये इम्पोर्टेंट था, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है? फिर जैसे किडनी है, किडनी किस शेप की होती है? बीन शेप की। ऐसे होती है ना किडनी, ऐसे, ऐसे होती है। तो ये क्या शेप होगी? बीन शेप होगी। ठीक है? तो ये होगी बीन शेप। अब किडनी के चारों तरफ एक लेयर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब ये ध्यान से सुनना। किडनी के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर, ठीक है? ये आउटर लेयर होती है किडनी की। अब सिमिलरली हार्ट के ऊपर भी लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। ठीक है? दोनों दोनों में पेरी नाम आ रहा है स्टार्टिंग में। पेरी आते ही समझ जाना कि ये लेयर है। अगर टोनियम आए पेरिटोनियम तो किसकी लेयर है ये? किडनी के चारों तरफ की लेयर है। अगर कार्डियम नाम आए, कार्ड से तो नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है। तो अगर पेरिकार्डियम आए तो समझ जाना कि हार्ट के चारों तरफ की जो लेयर है ना, ये वो है। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किडनी के ऊपर बनता है, वो है किडनी की ये जो होते हैं ना उसके डायमेंशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रहा, जैसे किडनी की थिकनेस, कितनी थिकनेस होती है, उसकी विड्थ कितनी है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है और उसका वज़न कितना है। अब जैसे किडनी है ना, इसको ट्रिक से याद करा रखा था मैंने। क्या? ऐसे याद करो इसको 1, 2, 5, 7, 10, 12 और 12, 17। 12, 17 लास्ट में 0 लगा देना बस। ठीक है? तो ये था हमारा सेंटीमीटर में। जैसे थिकनेस क्या होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होगी? 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ। हाइट क्या होगी उसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर हाइट होगी। वेट क्या होगा? 120 से 170 ग्राम, बस इतना ही वेट होता है इसका। एवरेज वेट इसके बीच में आस-पास हो जाएगा। ठीक है? अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे मान लो वेट दे दिया 135 ग्राम, कहीं दे दिया 175 ग्राम, कहीं दे दिया 165 ग्राम, कहीं दे दिया 125 ग्राम। ठीक है? अब ये चारों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं हमें, तो क्यों 120 से 170 तक हो सकते हैं। तो यानी ये तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, पर करेक्ट आंसर होगा इनके जो लगभग जो एवरेज होगा ना, वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये वाला करेक्ट आंसर होगा 135 ग्राम।
ठीक है? अब एक बार क्या है इंच में भी पूछा हुआ है। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर 1 इंच में लगभग नियरली 2 सेंटीमीटर होते हैं। एप्रोक्सिमेटली है ये, एग्ज़ैक्ट नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 से 3 सेंटीमीटर यानी 1 इंच, 5 से 7 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 इंच, 4 से 5 इंच। तो ऐसे याद रखना इसको। थिकनेस, विड्थ मतलब मोटाई, हाइट मतलब उसकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, थिकनेस मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। थिकनेस मतलब कितना मोटा है वो। विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। हाइट ये हाइट होगी, ये हाइट होगी, ये विड्थ होगी। थिकनेस मतलब कितनी मोटी उसकी लेयर है और वेट उसका वज़न कितना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, ठीक है? फिर हमने देखा कि जो पैटर्न क्या है यूरिन का, पहले किडनी में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा। फिर यूरेथ्रा के चारों तरफ कौन-सी रिंग होती है? स्फिंक्टर रिंग, ये हमने देख लिया है। फिर मैंने बताया था कि पेल्विस, जैसे ये किडनी है, किडनी के इस साइड होती है पेल्विस। ये डायग्राम थोड़ा-सा एक बार फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी वरना आपको, तो रुको 1 मिनट। देखो ये होता है हमारी किडनी का डायग्राम, ठीक है? तो किडनी है ना ये बीन शेप की होगी। अब किडनी के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को ही पेल्विस बोलते हैं, यहीं पर स्टोर होती है हमारी टेम्परेरीली यूरिन। तो ये किडनी का डायग्राम अगर दिमाग में सेट हो गया ना, तो सब कुछ ईज़ी रहेगा। सो अब जो है ना हम पेल्विस के फंक्शन देखेंगे। पेल्विस एक तो इसके अंदर यूरिन टेम्परेरीली स्टोर होती है, ठीक है? क्यों होती है वो मैंने बता दिया था क्यों होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी में डिहाइड्रेशन है, तो उसको यूरिन कम फॉर्मेशन होगी यूरिन की, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेरीली स्टोर्ड जो यूरिन थी ना, वहीं से रीएब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी। किडनी एब्ज़ॉर्प्शन का काम भी करती है और एक्सक्रीशन का काम भी करती है। कैसे करती है हम पार्ट 3 में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है? अब पेल्विस के अंदर है ना विटामिन डी भी स्टोर होता है। अब विटामिन डी स्टोर होता है, इसका अब चलो कमेंट कर देना फटाफट कि विटामिन डी का काम क्या है? अब विटामिन डी स्टोर होती है हमारी पेल्विस के अंदर, ठीक है? तो इसी वजह से क्या होता है कैल्शियम का सिंथेसिस भी होता है। अब फटाफट कमेंट में बता देना कि विटामिन डी का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन था, जो किडनी स्टोन है, कहाँ बनता है वो? वो बेसिकली पेल्विस के अराउंड ही बनता है, ठीक है? क्यों बनता है? क्योंकि यहीं पर तो विटामिन डी स्टोर होता है। अब विटामिन डी जहाँ स्टोर होगा, वहीं पे तो कैल्शियम को सिंथेसाइज़ करना शुरू कर देगा। अगर किसी ऑर्गेनिज़्म में एक्सेस कैल्शियम हो जाए ना, तो वो स्टोन बन जाती है, किडनी की स्टोन, ठीक है? तो कैसे बनती है? एक्सेस कैल्शियम की वजह से किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होती है। अब ये नहीं आता एग्ज़ाम में कि किसकी वजह से फॉर्मेशन होती है, क्या कुछ होता है, ये नहीं आता। एग्ज़ाम में आता है कि जो किडनी स्टोन है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये आता है एग्ज़ाम में। तो साइंटिफिक नेम है उसका कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम से ही तो बनती है वो किडनी स्टोन, इसीलिए उसका नाम भी कैल्शियम से ही स्टार्ट हो गया। क्या हो गया नाम? कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है? अब जब कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन बन गया, तो उसको निकालने का भी डॉक्टर के पास तरीके होने चाहिए। कई बार डॉक्टर बोलता है कि सोडा वाटर पियो। क्यों पियो? उसको हम जब इलनेस वगैरह, डिज़ीज़ वगैरह करेंगे ना, तो उसके अंदर डिटेल में बताएँगे। अभी यही समझ लो कि सोडा वाटर पीने से किडनी स्टोन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है? फिर एक मेथड होता है ब्रेक डाउन करने का किडनी स्टोन का। किसकी हेल्प से? अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से। उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ स्टार मार्क कर लो। डायरेक्ट ये आता है कि लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है जिससे किडनी स्टोन को अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा तोड़ दी जाती है। यानी किडनी स्टोन को तोड़ देते हैं। किससे तोड़ते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा तोड़ देते हैं। ठीक है? तो आज इतना ही करेंगे। आई गेस इतना आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को हल्की-फुल्की भी वो रहती है ना कि सर नहीं, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, तो कमेंट कर देना। दोबारा लेक्चर लेना पड़ा तो दोबारा भी लूँगा, ठीक है? पर कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। सो इतना रिवाइज़ करना, पार्ट 3 में हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका किडनी का ही। अब किडनी को डिटेल में देखेंगे कि किडनी में कैसे फ़िल्ट्रेशन होती है, कैसे एब्ज़ॉर्प्शन होती है। किडनी के अंदर एक हार्मोन भी होता है, एडीएच बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है? क्या काम करता है, वो भी देखेंगे। डिटेल में देखेंगे किडनी को। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा यूरिन का। यूरिन का ऊपर होगा हमारा लास्ट टॉपिक। फिर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। लंग्स भी थोड़ा-सा देखेंगे कि लंग्स कैसे एक्सक्रीट करती है। ठीक है? तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना अगर लेक्चर पसंद आ रहे हों तो, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और मैं मोटिवेट रहूँगा तो आपको भी अच्छा करवाऊँगा, अपना 100% दूँगा। ठीक है? तो बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।